हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने कैनोनिकल एंसेंबल जो कि कांस्टेंट एनवीटी एंसेंबल है उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, हमने जिस तरीके से डेरिवेशन किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने अपने सिस्टम को हीट रिजर्वॉयर हीट बाथ के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में प्लेस करके उस तरह से। बट इस सिस्टम को आप डिफरेंट मेथड से भी ट्रीट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड जिसे कहा जाता है। ओके, वहाँ पे भी मैथमेटिकली फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या मीन वैल्यू किस मेथड को आप अप्रोच करते हैं, अलग अलग मैथमेटिकल मेथड्स वहाँ भी हो सकते हैं। और से फॉर एग्जांपल पाथरिया में आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, मैंने ये वाला अप्रोच यूज़ नहीं किया है, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा बट दीज आर डिफरेंट अप्रोचेज टू अराइव एट द सेम रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द थर्मोडायनेमिक्स इन द कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल में का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पार्ट ओके हम अराइव हो गए हैं, लेकिन वहाँ से थर्मोडायनेमिक्स में उसका कनेक्शन क्या है उसे इस्टेब्लिश करने की आज कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। ओके, कैनोनिकल एंसेंबल एनवीटी एंसेंबल। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है सिस्टम का हमने मेंटेन रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। एनर्जी सिस्टम एक्सचेंज कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। ओके, एनर्जी में ह्यूज फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, इसे इस तरह से कहते हैं हम। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है कि द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी गिवन टाइम इज ई इज समथिंग लाइक दिस सी सम कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस बीटा। ये जो कांस्टेंट है ये इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कैनोनिकल एंसेंबल में जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स है ये हम इस कांस्टेंट सी से डिराइव कर सकते हैं। अभी हमने खुद ये सी डिराइव नहीं किया है बट ये सी बहुत ईजिली निकल जाएगा। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और एक बार सी निकल आएगा तो हम देखेंगे सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स इस इसेंशियली सी या इसके इन्वर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर के लिए बीटा इज अगेन 1/kBT इन्वर्स टेम्परेचर अपार्ट फ्रॉम अ स्केल फैक्टर। और इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी की सिस्टम की एनर्जी ई आई है। ओके, अगर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं तो ये केस मैं बाद में डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में प्रॉब्ली कि कंटिन्यूस केस में और डिस्क्रीट केस में ये प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। बट से कंटिन्यूस केस में एनर्जी की वैल्यू 0 से इन प्रिंसिपल इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर से सिस्टम में एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं, E1 E2 E3 इस तरह से एनर्जी लेवल हैं, तो कोई पर्टिकुलर एनर्जी सिस्टम की है E3 तो उसको ऑक्यूपाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से होती है। ओके, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ओके, वट एवर विद द टेम्परेचर एनर्जी के साथ लोएस्ट एनर्जी जो है उस पर सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है 0 पे, एनर्जी 0। और जैसे जैसे सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही है। ओके, अगर आप यहाँ पे इसे थोड़ा सी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल से कंपेयर करें, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में सिस्टम की एनर्जी फिक्स्ड होती है। अगर ये हमारा एनर्जी है एक्स एक्सिस पे हमने एनर्जी को प्लॉट किया है तो यहाँ तो एनर्जी के साथ जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से है। जबकि आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल देखिए वहाँ पे एनर्जी हमारी फिक्स्ड होती है ई से लेकर एक बहुत छोटी रेंज ई प्लस डी तक या ई प्लस डेल्टा ई तक। ओके, ये अगर आप एनर्जी स्केल में सोचें हम केवल वहाँ पे ये एक छोटी रेंज के जो सिस्टम्स हैं, लेकिन वहाँ पे फिर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस एनर्जी रेंज में जो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं वो सारी की सारी इक्वल प्रोबेबिलिटी है उनके। ओके, प्रोबेबिलिटी जो होती है वहाँ पे कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी में ह्यूज फ्लक्चुएशंस हैं। फ्लक्चुएशंस एनर्जी में है, टेम्परेचर में नहीं है। माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएशंस हैं और इन प्रिंसिपल सिस्टम की एनर्जी 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। बट यू कैन सी अगर आप इसे माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल के टर्म्स में सोचें, ये सिस्टम जो है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल से आप इसे मिलकर समझ सकते हैं। से ये एक माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल है, क्वालिटेटिवली आप समझें, जिसकी एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी, एनर्जी शेल इसका ई से लेकर ई प्लस डी तक है और उसमें इसकी कुछ नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगी ओमेगा। ओके, फिर एक दूसरा माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल आप ये ले सकते हैं, सम अदर वैल्यू ई डैश से लेकर ई प्लस डी डैश तक। तो आप पूरा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इन एनर्जी, इसको आप you can think of it as composed of various microcanonical ensembles. इंडिविजुअली हर माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो तो कांस्टेंट है, बट अलग अलग माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के लिए प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग ओके दिस एट द कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, लेकिन अमेजिंग फैक्ट ये है, आप कोई सिस्टम है, आप उस सिस्टम को चाहे माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से ट्रीट करें या कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से या इवन अदर एंसेंबल के मेथड से, आपको रिजल्ट सेम मिलते हैं। तो दिस माइट अपियर अमेजिंग एट फर्स्ट साइट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इतने डिफरेंट हैं
माइक्रो कैनोनिकल के लिए कांस्टेंट है, कैनोनिकल के लिए इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिकेइंग है, बट स्टिल वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। उसका रीज़न मैं अगले लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बट द बेसिक रीज़न इज़ अगेन दिस लाइज ऑन दी लार्ज नंबर्स। आपका जो सिस्टम है उसमें नंबर्स इतने लार्ज हैं कि जो फ्लक्चुएशंस हैं वो डाई डाउन हो जाते हैं। ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट कि लार्ज नंबर्स के कारण आपका सिस्टम जो है 1 मोल गैस है 10⁻24 के ऑर्डर के पार्टिकल्स हैं, तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का था कि डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे तरीके का था। फॉर सम रीज़न इट हैपन्स। ओके, वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हाँ, ये जो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है और प्रोबेबिलिटी से हम बाकी चीज़ें कंप्यूट करेंगे, वो केवल ई का फंक्शन नहीं है। एनर्जी डिपेंडेंस तो आपको ये दिख रही है, ओके, लेकिन ई जो सिस्टम का खुद है, एनर्जी जो सिस्टम की खुद है, वो वॉल्यूम और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हो सकता है कुछ और पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करे, वी और एन पे। तो जो ये एक्सप्रेशन है इसको आप यहाँ देख सकते हैं बीटा। ओके, बीटा के कारण टेम्परेचर डिपेंडेंस, हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है उस पर ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी। लेकिन इसके अलावा जो ई है, ये ई जो है खुद वी और एन पे डिपेंड करेगा। आप क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं, कोई सिस्टम है उसके एनर्जी लेवल्स आप कंप्यूट करते हैं। हम तो 1 पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स की हमने अब तक ज़्यादातर, तो उसमें जो एनर्जी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो वी डिपेंडेंस। लेकिन इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये जो ई है इसमें वी और एन डिपेंडेंस छुपी हुई है। तो कुल मिला के जो एक्सप्रेशन है ये टी वी और एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आपने जो कैनोनिकल एंसेंबल है उसके इस पैरामीटर को किस वैल्यू पे फिक्स किया है उसके हिसाब से ये आपका डिपेंड करेगा। ओके, दिस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है, मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बट ये हाँ मैं पहले इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा और वो कर दूँ कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल और कैनोनिकल एंसेंबल से क्यों एक तरह के आपको रिजल्ट मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली एनर्जी के साथ डिक्रीज़ कर रहा है, पर ये जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इट ग्रोज वेरी वेरी रैपिडली विद एनर्जी। लगभग ई पावर एन टाइप का होता है और एन हमारा 10⁻24 के ऑर्डर का है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता है। तो मैंने यहाँ पे क्वालिटेटिवली ये दिखाने की कोशिश की है, ये एनर्जी है और यहाँ मैंने प्रोबेबिलिटी जो कि मैंने ब्लू इस स्केच पेन से ड्रॉ किया है और ब्लैक स्केच पेन से मैंने ओमेगा को प्लॉट करने की कोशिश की है एनर्जी के साथ। तो एनर्जी के साथ प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन तो ये है कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, दैट इज़ ट्रू, लेकिन जो ओमेगा का एक्सप्रेशन है वो ये है। तो हो क्या रहा है, ये आप इस सेक्शन पे कंसंट्रेट करें, यहाँ इस एनर्जी के साथ सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पर ऐसे सिस्टम के नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स बहुत कम है। जबकि अब आप इस रीजन में आ जाएं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट डाई डाउन होकर 0 हो चुकी है, लेकिन नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स बहुत हाई है। तो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट करें, टोटल सिस्टम की अगर आप एक्सेसिबल स्टेट्स की बात करें कि किसी एनर्जी पे उस सिस्टम को कुल कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी को उस एनर्जी रेंज में कितनी एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माना ये इसी फिगर में आप सोचें, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं इस रीजन में सिस्टम को जो कोई कैनोनिकल एंसेंबल में सिस्टम है तो कुल मिला के उसे कितनी स्टेट्स का एक्सेस है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सेस कितना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी को इस नंबर ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओमेगा वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग विद एनर्जी, पी वेरी रैपिडली डिक्रीजिंग विद एनर्जी। तो इस तरह के दो फंक्शंस को आप हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम पीछे भी देख चुके हैं, तो आपको एक बहुत शार्प पीक मिलती है, क्योंकि इस रीजन में इसेंशियली ये फंक्शन तो लार्ज है लेकिन ये ऑलमोस्ट 0 है, नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, और इस रीजन में ये ब्लू वाला कर्व नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो जाता है, जबकि ये ओमेगा हाई हो चुका है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत छोटे रीजन में अप्रिशिएबल वैल्यू होता है, जहाँ उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। बाकी जैसे ही उस रीजन से आप थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो इमीडिएटली ये फंक्शन डाई डाउन हो जाता है। प्रोडक्ट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पी इंटू ओमेगा अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगेन दिस इज नॉट टू स्केल बट यू कैन सी। तो और इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या बता रहा है, एक से आप एनर्जी के टर्म्स में सोचें, ज़्यादातर जो आपकी स्टेट्स हैं वो आपको ऐसे मिलेंगी जो एनर्जी की किसी मीन वैल्यू ई बार के अराउंड सिचुएटेड हैं। तो ये माइक्रोकैनिकल एंसेंबल जैसी पिक्चर तो इमर्ज हो रही है। ओके, तो किस तरह से मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग एंसेंबल्स हैं। माइक्रोकैनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल में बहुत डिफरेंस है, एक में एनर्जी फिक्स्ड है, दूसरे में एनर्जी इन प्रिंसिपल कैन रेंज फ्रॉम 0 to infinity। बट आप किसी भी सिस्टम के लिए अगर अप्रोप्रिएटली किसी भी एंसेंबल के मेथड से रिजल्ट निकालें तो आपके थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स मैच करते हैं। थर्मोडायनामिक रिजल्ट आपको वही ऑब्टेन होते हैं जो ऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक्स से आपको ऑब्टेन हुए, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से ऑब्टेन हुए। वो क्यों हो रहा है, समथिंग लाइक दिस हैपेंस। ओके, दिस एक और प्रॉपर्टी जो है इस पी की, अगर आप देखें, अगर मैं इस पी का वो लूँ, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, माना हमारे दो सिस्टम्स हैं, दो स्मॉल सिस्टम्स, हमारे दो कैनोनिकल सिस्टम्स। आपने हीट बाथ के कॉन्टैक्ट में हमारा एक सिस्टम 1 था, लेकिन हीट बाथ के कॉन्टैक्ट में माना एक दूसरा सिस्टम 2 भी है, 1 और 2। ओके,
तो 1 के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन, उसके लिए सी की कुछ वैल्यू और ई की कुछ वैल्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी P1 इज़ समथिंग लाइक दिस, P2 इज़ समथिंग लाइक दिस, ओके। लेकिन अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी नहीं, इनके लॉग को ऐड करें, एक्चुअली लॉग का ऐड करना कहाँ से हो रहा है, आप P1 इंटू P2 का लॉग लें। अगर दोनों सिस्टम को कंबाइंड होकर आप एक ही सिस्टम सोचें तो उस सिस्टम के लिए जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन होगा वो होगा P1 इंटू P2 लॉग नेचुरल। अगर P नई सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है तो उस P होगा P1 इंटू P2 के बराबर, पर P1 इंटू P2 का अगर मैं लॉग लूँ तो वो लॉग P1 प्लस लॉग P2। तो अगर आप लॉग P1 प्लस लॉग P2 करते हैं तो वो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, ओके, दिस एंड देन दिस। अगेन इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो वही है कंबाइंड सिस्टम के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओरिजिनल दो कैनोनिकल सिस्टम्स का था, बस वहाँ पे C बराबर C1 प्लस C2 है और E बराबर E1 प्लस C2। E बराबर E प्लस 1 प्लस 2 तो आप समझ सकते हैं। ये जो कंबाइंड सिस्टम है 1 और 2, जो दो स्मॉल सिस्टम्स जो कि कैनोनिकल बाई इटसेल्फ कैनोनिकल एंसेम्बल का उन्हें एलिमेंट ट्रीट कर सकते हैं, कैनोनिकल वाले मेथड से जिनको ट्रीट कर सकते हैं, ये कंबाइन होके इस सिस्टम की एनर्जी E1 प्लस E2 कंबाइंड सिस्टम। लेकिन ये कंबाइंड सिस्टम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है कैनोनिकल है। तो इफ़ 1 एंड 2 आर टू सिस्टम्स, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, दोनों सेम रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में है तब ये होल्ड करेगा। बीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर बीटा की वैल्यू सेम है, सेम टेम्परेचर पे मेंटेन है, तो वो 1 और 2 मिला के भी जो सिस्टम बनता है वो भी एक कैनोनिकल सिस्टम होता है। उस कैनोनिकल सिस्टम की एनर्जी जो है वो E1 प्लस E2, लेकिन जो ये कॉन्स्टेंट C है ये C1 इंटू C2 बनता है, ये प्लस नहीं, ये प्रोडक्ट होता है। ये चीज़ आगे इंपॉर्टेंट होगी जहाँ पे जो हमारा पार्टीशन फंक्शन जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, C का जो इन्वर्स है जिसे हम पार्टीशन फंक्शन कहेंगे, पार्टीशन फंक्शन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम या अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग कंप्यूट करके और फिर उनको मल्टीप्लाई करके टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन हम कंप्यूट करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आप छोटे सी फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। जब वो फैक्टराइजेशन हम आगे करेंगे जहाँ पे एग्जांपल्स या जहाँ पे भी डील करेंगे उसके बाद आप इस चीज़ को फिर से देख सकते हैं, ओके। दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है पहला, ये C जो है ये इसकी वैल्यू कितनी है, ओके। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है, नॉर्मली वैसे आपको जब कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, ओके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो कांस्टेंट है ये नॉर्मलाइजेशन का रोल है, इसका वैल्यू ना भी पता हो तो हम सिस्टम के जो जितने भी मोमेंट्स हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। एवरेजेस हम कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन कैनोनिकल एंसेम्बल में हम देखेंगे दिस C इज़ बेसिकली द ओनली क्वांटिटी दैट वी नीड। थर्मोडायनेमिक्स करने के लिए हमें C या केवल इसके इन्वर्स की जरूरत है, नथिंग मोर देन दैट। तो पहले ये C फाइंड कर लेते हैं कितना है। प्रोबेबिलिटी की सिस्टम की एनर्जी EI है, ओके, जिसको मैं शॉर्ट में सिंपली PI लिख रहा हूँ, दैट इज C × माइनस बीटा I। तो C फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सारी स्टेट्स के ऊपर अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर दें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने डीजेनरेसी और मैंने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस ये डिस्कस नहीं किया है, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। बट यहाँ से अभी नोशन शायद दिमाग में ये भी आ सकता है कि सम हमें एनर्जी की वैल्यू के ऊपर करना है। लेकिन आपसे क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एग्जांपल दूं, एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपकी कई सारी स्टेट्स हो सकती हैं। से हाइड्रोजन एटम जैसा ही एग्जांपल लें, ओके। और जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तब तो डिजेनरेसी फैक्टर बहुत रैपिडली राइज करता है। बट से ये ग्राउंड स्टेट और अगली स्टेट में अगली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपकी 4 पॉसिबल वेव फंक्शन होते हैं हाइड्रोजन में। तो माना ये कोई टिपिकल सिस्टम है, इस तरह का है, ठीक है, दिस। तो अब ये जो हमें समेशन करना है, ये प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की है, ये प्रोबेबिलिटी है सिस्टम के किसी पर्टिकुलर स्टेट में फाइंड होने की। तो जब हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करके उसे 1 के बराबर सेट कर रहे हैं तो हमें सारी स्टेट्स के ऊपर सम करना है। सो रिमेंबर दिस, ये केवल इस एनर्जी लेवल के ऊपर सम नहीं है, स्टेट्स के ऊपर सम है। मतलब इसमें इस वाली स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। अगर आप केवल लेवल्स पे सम कर रहे होते, एनर्जी लेवल्स पे सम कर रहे होते, तो एक टर्म इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग आता और एक टर्म इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग आता। पर हमें जब स्टेट्स के ऊपर सम करना है तो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग का कंट्रीब्यूशन भी आएगा और यहाँ इन चारों स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग का कंट्रीब्यूशन आएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। दिस सम इज ओवर ऑल स्टेट्स, नॉट जस्ट ओवर द एनर्जी वैल्यूज। अगर मैं क्वांटम की लैंग्वेज यूज़ करूँ तो द सम इज ओवर द एनर्जी आइगन स्टेट्स, नॉट ओवर द एनर्जी आइगन, नॉट जस्ट ओवर द एनर्जी आइगन वैल्यूज, ओके। तो डीजेनरेसी वाला नोशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रीट करूँगा थोड़ा सी और कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट केस और डीजेनरेसी को किस तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। पर अभी के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है बेसिक फॉर्मुलिज्म के लिए, बट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो PI का एक्सप्रेशन में रख दूं तो दिस इज इक्वल टू 1, ओके। C कांस्टेंट है, आप किसी भी स्टेट के लिए ये कंप्यूट कर रहे हैं तो ये e⁻ माइनस बीटा EI का फैक्टर तो चेंज होगा, उस स्टेट के लिए EI की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो ये फैक्टर चेंज होगा। लेकिन C कांस्टेंट है तो C बाहर आ गया, तो C की वैल्यू 1 दिस सम। सारी स्टेट्स के लिए जो ये वाला सम है e⁻ माइनस बीटा EI,
ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, से एनर्जी लेवल्स अगर डिस्क्रीट हैं E1 E2 E3 टाइप के हैं तो ये e⁻β E1 से फॉर सिंप्लिसिटी मैं डिजेनरेसी को भी अभी वो कर रहा हूँ, माना किसी सिस्टम के एनर्जी लेवल्स E1 E2 E3 इस टाइप के हैं तो ये जो सम है सिंपली इस तरह का है e⁻β E1 प्लस e⁻β E2 प्लस e⁻β E3। डिस्क्रीट केस में ये, कंटिन्यूस केस में ये इंटीग्रल हो जाएगा, दैट विल सी लेटर, बट ये सिंपली ये सम। तो ये जो सम है इसका रेसिप्रोकल जो है ये सी के बराबर है। सो जो मेरा प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, अब मैं उसे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू मुझे पता लग चुकी है, सी की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू, दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ओके, दिस प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम किसी ऐसी स्टेट में जिसकी एनर्जी EI है, दैट प्रोबेबिलिटी इज लाइक दिस। ओके, कोई पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट EI वाली में सिस्टम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है। लेट मी अगेन रिमाइंड, दिस समेशन इज ओवर द states and not over the eigen states and not over the energy eigen values। okay, आगे ये C का रोल क्या है, जो C जो हमारा निकला है, C है 1/this फैक्टर। ये जो फैक्टर है, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, इस फैक्टर को हम अलग से अब एक नाम देने वाले हैं, समेशन ओवर ऑल स्टेट्स e⁻β EI जो है, इस चीज़ को हम कहेंगे द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ओके, पार्टीशन फंक्शन हमारा एक जनरल टर्मिनोलॉजी होगा, ये बाकी एंसेम्बल्स में भी आएगा। तो ये कैनोनिकल वाला एंसेम्बल है तो इसको कहेंगे कैनोनिकल एंसेम्बल का पार्टीशन फंक्शन, द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे Z। ओके, अलग अलग बुक्स अलग सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ लोग Q भी यूज़ करते हैं, बट लेट मी यूज़ द सिंबल Z। Z इज डिफाइंड टू बी लाइक दिस, समेशन ओवर ऑल पॉसिबल आइगन स्टेट्स e⁻β EI। ओके, Z बेसिकली 1/C जो था। ओके, C अभी तक हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट C ले रहे थे, उसका जो इन्वर्स है वही क्या है, Z। तो अगर मैं Z के टर्म में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखूँ, ओके, दैट इज e⁻β EI ओवर Z। ये नॉर्मलाइज प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। ओके, नॉर्मलाइज्ड। ये Z क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया, यू विल सी दिस इन अ मोमेंट। ओके, दिस ऑल द थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम Z। अगर कोई सिस्टम कैनोनिकल एंसेम्बल में है तो आपको उस पर प्रोबेबिलिटी और इसके एक्सप्रेशन अलग अलग इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो दैट वे। बट अभी हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, उससे आप देखेंगे, आप सिंपली सिस्टम के लिए Z अगर कंप्यूट कर लें, ओके, Z कंप्यूट कैसे कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, सिस्टम के एनर्जी लेवल्स आपको पता होने चाहिए, सम वे आपका एनर्जी के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। बट से यू हैव कंप्यूटेड Z, तो वी विल सी Z से ही हम सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक इन्फॉर्मेशन Z से सारी निकाल सकते हैं। लेट मी अगेन रिमाइंड, Z जो है ये N V और T का फंक्शन होगा। ये आप में हम देख चुके हैं, ये जो एक्सप्रेशन है एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर तो सम है, पर एनर्जी की वैल्यूज़ जो है इंडिविजुअल वो V और N पे डिपेंड करती हैं। ओके, माना कैनोनिकल एंसेम्बल है, केवल पैरामीटर्स हमारे N V T हैं, तो T तो बीटा, रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है, सिस्टम को किस कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो T डिपेंडेंस तो यहाँ दिख रही है आपको। लेकिन जो एनर्जी लेवल्स हैं से आप किसी क्वांटम सिस्टम के, वो V और N पे डिपेंड करते हैं, तो ये V और N पे डिपेंडेंस वहाँ से आ रही है। तो ये Z जो है, Z डिपेंड करेगा NVT। NVT के अलावा और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, पर जिस तरह से हमने अभी तक कैनोनिकल एंसेम्बल को डिस्क्राइब किया, 3 पैरामीटर्स NVT, तो Z हमारा NVT का फंक्शन होगा। रिमेंबर दिस। ओके, T की डिपेंडेंस जो बीटा के कारण दिख रही है, और E की डिपेंडेंस जो है वो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो खुद N और V पे डिपेंड करेंगे। ओके, दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू शो दिस। कैनोनिकल एंसेम्बल में अगर आप किसी सिस्टम को लें, फॉर द कैनोनिकल एंसेम्बल ऑल द थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम Z। ओके, कैसे, इसको अगेन मैं कहूँगा कनेक्टिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विद थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इन द कैनोनिकल एंसेम्बल। हमने स्टैटवैक और थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में भी स्टैब्लिश किया था। वहाँ ओमेगा का रिलेशन S से बनता है, S = KB log नेचुरल ओमेगा, बेसिकली बोल्ट्जमैन रिलेशन जो है। ओके, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स का नंबर हमें काउंट करना पड़ता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में, और फिर हम S कंप्यूट करते हैं, और एक बार S आ गया तो एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म जिसे हम कहते हैं, उससे S के अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव से हम बाकी क्वांटिटीज़ की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी की और प्रेशर की और म्यू की, ओके, केमिकल पोटेंशियल की, तो दैट कैन बी डन। बट यहाँ पे क्या कनेक्शन, किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, सवाल को हम सबसे पहले इस तरह से पोज करते हैं। ओके, ये हमारे आंसर की तरफ हम जा रहे हैं। कैनोनिकल एंसेम्बल में जो पार्टिकल की एनर्जी है, पार्टिकल नहीं, सिस्टम की जो एनर्जी है, इन प्रिंसिपल दैट कैन रेंज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ होती है वो राइज, लेकिन इन प्रिंसिपल सिस्टम की जो एनर्जी है 0 भी हो सकती है, और 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और इन प्रिंसिपल दैट कैन रन अप टू इन्फिनिटी। तो अब हम सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। अगर कैनोनिकल एंसेम्बल हमारे पास एक है, कैनोनिकल एंसेम्बल, अब आप ये वाली पिक्चर इमेजिन कीजिए, NVT के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो अलग अलग टाइम पे वो सिस्टम अलग अलग एनर्जीज़ में
पाए जाएंगे। सिंगल सिस्टम है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जीज में, एनसेम्बल में आप एक ही टाइम पे पूरी पिक्चर देख सकते हैं। कुछ पार्टिकल जीरो एनर्जी वाले, कुछ सिस्टम जीरो एनर्जी वाले, कुछ 1 यूनिट एनर्जी वाले, कुछ 2 वाले, और कुछ इन्फाइनाइट एनर्जी के करीब भी होंगे। तो अगर हम इस सिस्टम के लिए एवरेज एनर्जी कंप्यूट करना चाहें, ओके, तो कैनोनिकल एनसेम्बल में एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, दैट कंप्यूटेशन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है आपका, वो एक्सप्रेशन मैथमेटिकली है पर ये। तो अगर एक कोई पर्टिकुलर एक छोटा सी एनर्जी रेंज लें, ओके, और यहाँ पे आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में करें अभी कैलकुलेशन, कंटिन्यूस में भी सेम कैलकुलेशन होगी। आप एवरेज कैसे कंप्यूट करेंगे? माना कोई पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू है EI, तो EI के साथ उस एनसेम्बल के उस सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? PI जिसका एक्सप्रेशन हम ये निकाल चुके हैं, ये दिस। तो टोटल जो एवरेज है एनर्जी का सिंपली EI इंटू PI, ओके। इतना परसेंट चांस है कि इतनी एनर्जी के साथ मिले, E1 एनर्जी के साथ पाए जाने का चांस P1 इतना परसेंट है, E2 के साथ पाए जाने का चांस इतना परसेंट है, E3 के साथ पाए जाने का चांस इतना परसेंट है। तो सबको आपने उसके रिलेटिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, और बाद में सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। पर हम प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, तो ये जो यहाँ पे मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, समेशन PI से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज नहीं किया होता तो यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे एक समेशन ओवर I PI से डिवाइड करना पड़ता, बट दैट इज़ नॉट नीडेड इन दिस केस, ओके, वो हम पहले ही कर चुके हैं दिस। तो PI की अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ओके, PI इटसेल्फ इज e⁻ बीटा EI ओवर Z। Z में एक चीज़ और ध्यान रखें, Z में इंडिविजुअल एनर्जीज़ का कोई रोल नहीं है। Z में इंडिविजुअल एनर्जीज़ के ऊपर सम हो चुका है, डायरेक्ट सम नहीं है अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर, बट इंडिविजुअल एनर्जीज़ के ऊपर सम हो चुकी है, ओके। तो Z इंडिविजुअल एनर्जीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, Z इज़ जस्ट अ सम, इस तरह का सम है, e⁻ बीटा E1 प्लस e⁻ बीटा E2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो एवरेज एनर्जी है फॉर अ सिस्टम इन द कैनोनिकल एनसेम्बल, जिसका N, V और T फिक्स्ड है, दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ओके दिस। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया दिस, ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, Z इज़ फॉर द होल सिस्टम, नॉट डजेंट वेरी विद I का मतलब आप अलग अलग स्टेट्स, आप अभी सिंप्लिसिटी के लिए डिस्क्रीट नेचर सोच लीजिए। अभी माना आप डिजनरेसी के नोशन का न सोचें, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, E1 E2 E3 E3 E4, ओके। I जो है अलग अलग स्टेट्स को लेबल कर रहा है, 1 2 3 4 आइस को लेबल कर रहा है। पर ये Z जो है, ये Z स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। ये Z तो जब हमने अलग से कंप्यूट किया, ये सोचिए हमने पहले कंप्यूट कर लिया, ये सारी स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन लेके इस Z ने जितना बनना है ये कंट्रीब्यूशन आ चुका है। तो Z बेसिकली इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, ये मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहा था, ओके। इस अभी PI की वैल्यू आपने रखी है तो Z इस समेशन के इंडेक्स के अंदर है, बट ये Z बेसिकली समेशन से, ये इस स्टेट और इस स्टेट और इस स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, ये सारी स्टेट से कंप्यूट करके आपने उस सिस्टम के लिए ये फैक्टर अलग निकाल दिया है। तो Z इज़ अ कांस्टेंट, ओके। तो ये जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसमें Z जो है अलग हो गया। अब ये Z की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, न्यूमरेटर ऐसे ही रखा, Z बेसिकली अगेन e⁻ बीटा EI का समेशन है। यहाँ मैंने समेशन का इंडेक्स चेंज कर दिया है, वैसे इस केस में ज़रूरी नहीं था, पर अगेन मैं थोड़ा सी टेंसर की लैंग्वेज में सोच रहा था, ओके। आपके I रिपीटेड इंडेक्स 2 बार आ चुका है, तो J रिपीटेड इंडेक्स मैंने दूसरा नाम यूज़ किया यहाँ पे, ओके दिस, दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन दिस केस एक्सप्लिसिटली, लेकिन फिर भी ओके दिस। लेकिन अब यहाँ पे हम एक ट्रिक करेंगे, और ये ट्रिक ये है, पहले लेट्स सी द ट्रिक। मैं इस एक्सप्रेशन को, जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। आप ऊपर और नीचे का एक्सप्रेशन कंपेयर करें, समेशन दोनों में है, e⁻ बीटा E, e⁻ बीटा E टाइप के फैक्टर दोनों जगह हैं। न्यूमरेटर में एक एनर्जी वैल्यू से एक मल्टीप्लिकेशन भी है, EI के साथ एक मल्टीप्लिकेशन भी है, एक्सपोनेंशियल में भी है EI बीटा के साथ, लेकिन यहाँ एक EI नीचे भी है। तो इस चीज़ को आप चेक करें, हम ऐसे लिख सकते हैं, -del बीटा ऑफ लॉग ऑफ समेशन J e⁻ बीटा EJ। जो डिनोमिनेटर है पूरा, उसका अगर हम लॉग लें और उसको बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और एक माइनस साइन कंपनसेट करने के लिए वी विल सी, तो ये इसके बराबर बनता है। कैसे? यू कैन सी वेरी इजीली, del बीटा लॉग का डिफ्रेंशिएशन, लॉग ऑफ एनीथिंग, वो जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इतना ऑब्टेन होगा। सो ये पार्ट रिकवर हो गया, ओके। उसके बाद बीटा का करेगा डिफरेंशिएशन इस समेशन का डिफरेंशिएशन करने का मतलब अलग अलग टर्म्स का पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे, समेशन बाद में कर लेंगे। तो समेशन हम बाहर ले सकते हैं। अब del बीटा ने एक्ट करना है इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे, e⁻ बीटा EJ। तो बीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इस डिफरेंशिएशन में ये इंप्लाइड है, बीटा मतलब बेसिकली टेम्परेचर, इन्वर्स टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो जब हम बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो V और N हमने कॉन्स्टेंट मेंटेन कर रखे हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, ये N, V और T पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सारी की सारी क्वांटिटीज़ NVT, कैनोनिकल एंसेंबल में यही
प्रॉपर्टीज़ आप उसकी प्रिस्क्राइब करते हैं, एन वी और टी। तो ये सारी क्वांटिटीज़ एन वी और टी पे डिपेंड करती हैं। तो जब हम बीटा के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ये इम्प्लाइड है कि बीटा मतलब टेम्परेचर, रिलेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर वाले पैरामीटर के साथ वेरिएशन हम चेक कर रहे हैं, लेकिन वी और एन क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर मैं अब डिफरेंशिएशन करते करते डेल बाई डेल बीटा ने इस एक्सपोनेंशियल पे एक्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आपको फिर से एक्सपोनेंशियल दे देगा, और एक्स्ट्रा बीटा के साथ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नीचे लैंड करेगा माइनस ई जे, माइनस साइन को प्लस बना देगा ई जे। अब उस इंडेक्स को चाहे ई जे ई टू पावर माइनस बीटा ई जे लिखूँ या ई आई ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, समेशन का इंडेक्स है, दैट इज़ डमी, सो यू कैन चेक। ओके, सो दिस इनफैक्ट आई वुड रिमाइंड यू, अपने मॉडर्न फिजिक्स कोर्स में जब जहाँ पे प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन किया होगा, और प्लैंक्स लॉ के सबसे पहले हम लोग नॉर्मली रेले जीन्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं, डेंसिटी ऑफ मोड्स ऑफ रेडिएशन को एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंकियन ऑसिलेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नोशन ये होता है कि इक्विलिब्रियम में रेडिएशन की एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी के बराबर होगी, समथिंग लाइक दैट। बट वहाँ पे अब आप ध्यान करें, रेले जीन्स लॉ में हम कंटिन्यूस केस लेते हैं एनर्जी का, कि एनर्जी इन प्रिंसिपल कैन रेंज फ्रॉम 0 to infinity, और प्लैंक्स आइडिया बेसिकली ये था कि एनर्जी डिस्क्रीट हो जाती है। ओके, एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में हो जाती है एच क्रॉस ओमेगा या एच न्यू के पैकेट्स के कारण। वो जो एनर्जी का एक्सचेंज है केवल इस साइज़ में होता है, तो जो एनर्जी है या तो 0 या एच न्यू या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू इस फॉर्म की हो जाती है। लेकिन इधर केस में आपको इसी तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको इसी तरह के एक्सप्रेशंस मिलते हैं, समेशन के बजाय इंटीग्रेशन हो सकता है रेले जीन्स लॉ में, पर वहाँ पे हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं। तो यू कैन सी बेसिकली वो कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड को हम, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हम एम्प्लॉय कर चुके हैं। ओके, दिस एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंकियन ऑसिलेटर या एवरेज एनर्जी ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर जो हम निकालते हैं, जिससे हमारा रेले जीन्स लॉ बनता है, वहाँ पे ये ट्रिक हम यूज़ कर चुके हैं। ओके, बट लेट मी अगेन रिमाइंड, इन दिस डिफरेंशिएशन वी एंड एन आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। ओके, ये क्वांटिटी क्या है, समीशन दिस, ये हमारा जेड ही तो है, पार्टीशन फंक्शन। तो ये डिफरेंशिएशन जो है डेल माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग एन जेड। कैनोनिकल एंसेंबल में अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो उसकी एवरेज एनर्जी कंप्यूट करने के लिए आपको सिंपली z कंप्यूट करो, उसका लॉग लो और उसे बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। z एन वी और t का फंक्शन होता है, तो n और v को कांस्टेंट रखते हुए t के रेस्पेक्ट में, बीटा इज बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेचर, इन्वर्स टेम्परेचर, तो ये डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो ये अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो हमें एवरेज एनर्जी E मिल जाएगी। और एवरेज एनर्जी E क्या होती है, दिस इज़ बेसिकली जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप किसी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा और क्लियर होगी, मतलब इसमें मैं आपको उसकी तरह नहीं दे रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। जो जिसे हम एवरेज एनर्जी कहते हैं, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, वो सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं होती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कैनोनिकल एंसेंबल में आप देख रहे हैं, एनर्जी की रेंज तो सिस्टम की 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। वो एनर्जी में बहुत रैपिड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, रिजर्वायर के कारण सिस्टम की एनर्जी में फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन उस एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं वो ई नहीं होता है, वो एवरेज वैल्यू ऑफ ई होता है। लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ ई आप देख रहे हैं, कंप्यूट कैसे करेंगे, यूजिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग नेचुरल जेड। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जेड से सब कुछ कंप्यूट कर सकते हैं, बट इसेंशियली वैसे अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। दिक्कत क्या है यहाँ पे, अभी इशू क्या है, जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स साइड से आएंगे तो z होता है एन वी टी का फंक्शन, बीटा का डिफरेंशिएशन को आप टी के डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं चेन रूल से, आगे हम करेंगे। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कोई फंक्शन है एन वी टी का, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, तो फिर से जो फंक्शन बनेगा मोस्ट जनरली वो एन वी और टी का ही फंक्शन होगा। टी डिपेंडेंस खत्म भी हो सकती है, पर मोस्ट जनरली एन वी टी। तो इस फॉर्म में अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करके लाएँ किसी सिस्टम के लिए, तो यू जो बनेगा वो बनेगा एन वी और टी का फंक्शन। ओके, अब आप इसको अगर थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप बोले हाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं हमारा फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करके ये, और वहाँ से डी यू का एक्सप्रेशन ये होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा डी यू का एक्सप्रेशन होता है उसमें यू का डिफरेंशियल जो है उसमें एस का डिफरेंशियल, वी का डिफरेंशियल और एन का डिफरेंशियल होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा यू जो होता है वो वी और एन का फंक्शन तो होता है, लेकिन वो साथ में एंट्रोपी डिपेंडेंट होता है, एंट्रोपी उसका पे डिपेंड करता है, टी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब थर्मोडायनेमिक साइड में अगर आप देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देख रहे हैं तो u का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में, u थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल है वो s, v और n पे डिपेंड करता है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप s, v और n के रेस्पेक्ट में करके अप्रोप्रिएटली t और माइनस p और म्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस प्रिस्क्रिप्शन से आए भी, u तो हम कंप्यूट कर लेंगे, पर u होगा फंक्शन n, v और t का, तो u के डिपेंडेंस वही नहीं है जो थर्मोडायनेमिक्स में होती है।
थर्मोडायनेमिक्स में हमारा u इसका फंक्शन होता है। तो ये एक इशू है, यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको उस तरह सोचिए, माइक्रोकैनिकल एंसेंबल को आप फिर से चेक कीजिए। ओमेगा से s का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है जब हमारा, तो ओमेगा जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है माइक्रोकैनिकल एंसेंबल में, एन वी ए ई, एस भी उन्हीं पे डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक्स वाला। और फिर एस के पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हम बाकी क्वांटिटीज़ ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यू इस तरीके से ऑब्टेन कर भी लूँ तो यू होगा एन वी टी का फंक्शन, पर थर्मोडायनेमिक्स का यू तो होता है एस वी और एन का फंक्शन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ, आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, ये एस का फंक्शन तो है ही नहीं। तो फिर ये एक समस्या है, मतलब ये एक्सप्रेशन तो डिराइव हुआ पर ये डायरेक्टली हमें बाकी चीज़ें कंप्यूट करने में मदद नहीं करने वाला है। ओके, तो फिर आगे कैसे बढ़ें? आगे बढ़ने का तरीका है कोई दूसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी होती है, ओके, उसमें आप जानते हैं, और मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सी डिस्कस करूँगा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। कन्वेंशनल थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के वेरिएशन को तो कंसिडर ही नहीं करते हैं, आप केवल इस डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से जितनी थर्मोडायनेमिक्स हम करते हैं, ठीक है, डी क्यू टी डी एस हो गया, डी डब्ल्यू हो गया पी डी वी, वहाँ से आप कहते हैं कि यू इंटरनल एनर्जी। लेकिन इंटरनल एनर्जी के अगर हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस करें, और लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पॉइंट को क्लियर करूँगा, तो आप इसके 3 और लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करके 3 और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को जनरेट कर सकते हैं। एच एंथैल्पी, एफ या ए गिब्स फ्री एनर्जी, सॉरी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंड जी गिब्स फ्री एनर्जी। इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को हम इस तरह से कहते हैं, जो फिजिक्स यू में है वही एच में है, वही एफ में है, वही जी में है, बट डिफरेंस क्या है? यू जो है इसके नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं एस वी और एन। यू का डिफरेंशियल अगर आप देखें, मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, यू का नेचुरल वेरिएबल्स हैं एस वी और एन, एस वी और एन, इस केस में एन भी है, अदरवाइज नॉर्मल हमारी थर्मोडायनेमिक्स में एस और वी हो। ओके, अगर हम यू का एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करें एप्रोप्रिएट, तो हमें एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन मिलता है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके, जैसे भी करके उसे लाते हैं, इसके जो नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं, ये जिन पे डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंस एन पे रहती है, एस पे रहती है, लेकिन इसकी डिपेंडेंस वी के बजाय पी पे आ जाती है। ओके, यू की डिपेंडेंस एन और एस पे है, लेकिन उसके अलावा वी पे है, जबकि एच की डिपेंडेंस जो है एन और एस पे तो बरकरार रहती है, लेकिन वी की डिपेंडेंस के बजाय इसकी डिपेंडेंस पी पे आ जाती है। हाउ वी डू दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे ही एक और थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एफ, जो कि एन वी और टी का फंक्शन होता है, और एक गिब्स फ्री एनर्जी जो कि एन पी टी का फंक्शन होता है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, आई वुड सजेस्ट यू आप पहले नेक्स्ट लेक्चर देख लें। उस लेक्चर को देखने के बाद थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से वर्क करता है, फिर आप इस पे आ सकते हैं। ओके, दिस, बट द पॉइंट इज, जो फिजिक्स यू में होती है वही इनमें से किसी से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो अब इशू यहाँ पे ये है, थर्मोडायनेमिक्स जो है कैनोनिकल एंसेंबल से जब हम कनेक्ट करना चाहेंगे स्टार्ट मैक को थर्मोडायनेमिक्स से, z हम सब कुछ z से कंप्यूट करेंगे। z है केवल एन का फंक्शन, वैसे भी हमारे जो पैरामीटर्स है कैनोनिकल एंसेंबल के यही है एन। तो हमारा वो प्रॉब्लम आपने देख ली, u चलो मैंने एक बार को डिराइव भी कर लिया, पर u का एक्सप्रेशन जो है वो एन के टर्म्स में मिलेगा। तो मैं इसके आगे फिर थर्मोडायनेमिक्स, बाकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ऑब्टेन करने में मैं अटक रहा हूँ। तो इसके बजाय u के बजाय अगर हम कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल निकाल सकें, उसको z के साथ कनेक्ट कर सकें, जो कि फंक्शन होता है एन का ही। अब आप इस टेबल में देखें, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमारे पास आ गए हैं तो एक्चुअली नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, इनमें से हर एक पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग मैं एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और कर सकता हूँ, जिसमें मैं एन और म्यू वेरिएबल को स्वैप कर सकता हूँ। ओके, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट अगर आप इसी टेबल में देखें, ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, अगर मैं इसे z के साथ किसी तरह से कनेक्ट कर सका, एंड दिस विल डू नेक्स्ट, तो f होता है फंक्शन एन का। ओके, तो z एन का फंक्शन है, आपको f का एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो भी एन के टर्म्स में होगा, और f के नेचुरल वेरिएबल्स भी एन हैं, तो f के पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करके हम बाकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ रिकवर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। f जो होता है एंड हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का जो रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी के साथ, दैट इज दिस u माइनस टी एस। ठीक है, बेसिकली आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम इस स्टेप की मदद से जो डिपेंडेंस है
टी और एस की डिपेंडेंस को स्वैप कर देते हैं। टी और एस की डिपेंडेंस को अभी आप केवल ये देखिए, यू होता है एन वी और एस का फंक्शन, जबकि एफ होता है एन वी का फंक्शन तो होता ही है, लेकिन एस के बजाय इसकी डिपेंडेंस टी पे आती है। तो ये है मेरा सेंस, टी और एस की डिपेंडेंस को स्वैप करते हैं। टी और एस की डिपेंडेंस स्वैप कैसे होती है, एक टी एस टाइप का टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, यू और एफ के बीच जो रिलेशन है वो इस तरह का है, और एफ इज कॉल्ड दी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर आप f का डिफरेंशियल निकालें, हम डी एफ निकालें, तो दैट विल बी डी यू, और यहाँ से दो टर्म जनरेट होंगे, एक बार t का डिफरेंशियल और एक बार s का डिफरेंशियल। अब आप डी यू का एक्सप्रेशन आपको पता है, डिफरेंशियल ऑफ u आपको पता है, ये एक्सप्रेशन, तीन टर्म ये डी यू में, और टी एस से आपको दो टर्म्स और मिले। अब आप यहाँ चेक कीजिए, दिस टर्म कैंसल्स आउट विद दिस टर्म, और फाइनली आई एम लेफ्ट विद दिस। यही चीज़ जो हमने की, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। इसी को लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। u जो भी था उसके नेचुरल वेरिएबल्स n v और s थे। du का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंशियल s का आ रहा है, v का आ रहा है, n का आ रहा है। u की डिपेंडेंस s पे, v पे, n पे होती है। लेकिन जो भी हमने चाहे जो भी ट्रिक अडॉप्ट की मैथमेटिकली, उसने मुझे जो f जो फंक्शन दिया, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, f का डिफरेंशियल आप चेक कीजिए, इसमें v और n के डिफरेंशियल तो आ रहे हैं, लेकिन s का डिफरेंशियल नहीं आ रहा है, t का आ रहा है। यही मेरा सेंस था, s के डिफरेंशियल के बजाय यहाँ t का डिफरेंशियल आता है। f के डिफरेंशियल में अगर ये तीन डिफरेंशियल्स अपीयर हो रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब f डिपेंड्स ऑन t v एंड n। तो f का पार्शियल डिफरेंशियल अगर t के रेस्पेक्ट में करें, कीपिंग v एंड n कांस्टेंट, तो हमें s मिल जाएगा। सो s इज दिस। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल f का अगर v के रेस्पेक्ट में करें तो हमें माइनस p मिल जाएगा। v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो वी मस्ट कीप t एंड n कांस्टेंट, और सिमिलरली n के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें f का, कीपिंग t एंड v कांस्टेंट, तो हमें m मिल जाएगा। ओके, अभी हमने f ऑब्टेन नहीं किया है, बट अगर हम f को ऑब्टेन कर सके z से किसी तरीके से, तो फिर उसके पार्शियल डिफरेंशियल करके एंट्रोपी, प्रेशर और म्यू मिल जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटीज़ हमारी जनरेट हो रही हैं। ओके, बट अब u कैसे निकलेगा, f कैसे निकलेगा? u तो हमने देख लिया, u निकालने की तरीका तो ये था, z का लॉग नेचुरल लिया, उसको बीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके माइनस साइन, यू गेट u। बट हम u नहीं, अब f निकालना चाह रहे हैं। सो हाउ डू वी कंप्यूट f? u जो है, u का एक्सप्रेशन जो हमने अभी तक निकाला उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ, u को मैंने ब्लैक स्केच पेन से कर रखा है। u जो है इतना हम निकाल चुके हैं, z के साथ उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुके हैं, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग एफ जेड कीपिंग v एंड n कांस्टेंट। ओके, अब u होता है f प्लस टी एस। ओके, यहाँ से f प्लस टी एस, f प्लस टी और s का मैंने ये एक्सप्रेशन पुट किया f के टर्म में ही। मैं पूरे एक्सप्रेशन में f को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो s की जगह मैं अगर ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करूँ, सो आई गेट दिस। ओके, विच इज़ रिटन अगेन हियर। अब आप इस टर्म को देखें, मैथमेटिकली ये जो दो टर्म्स हैं इनको मैं एक ही टर्म में कंबाइन कर सकता हूँ, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर रखा है, बट यू मस्ट बी एबल टू सी दिस थिंग्स फॉर योर सेल्फ। इन टर्म्स का नेचर आप देखें, आप लोग ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में a अपॉन बी का आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको अपॉन बी स्क्वायर के टर्म के अलावा बाकी कितना मिलता है, बी ए डैश माइनस ए बी डैश। इस टर्म का नेचर देखिए, कुछ उसी तरीके का है। आपने f इंटू टी टाइप का या f का t के किसी फंक्शन के साथ अगर आप प्रोडक्ट लें, तो आपको इसी तरह के टर्म्स तो ऑब्टेन होंगे। f अपॉन टी का अगर आप डिफरेंशिएट करें, f अपॉन टी का t के रेस्पेक्ट में अगर f अपॉन टी का डिफरेंशिएट करें, तो आपको इसी तरह के दो टर्म्स तो मिलेंगे, ये न्यूमरेटर टाइप के टर्म्स। तो वही चीज़, तो अब जस्ट फॉर फन, ओके, इसको इससे कनेक्ट करने के लिए f अपॉन टी का अलग से जरा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप चेक कर लें, कीपिंग v एंड n कांस्टेंट। दिस इज इम्प्लाइड v और n को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ओके, तो अगर आप ये डिफरेंशिएट करें टी स्क्वायर डिनोमीटर में और t और फिर डेल f अपॉन डेल टी कीपिंग v एंड कांस्टेंट माइनस f, आप इस न्यूमरेटर को इससे कंपेयर करें, ये सेम है अपार्ट फ्रॉम अ माइनस साइन। तो मतलब अच्छा, ये क्वांटिटी, ये टी स्क्वायर का टर्म इधर ले जाएं और एक माइनस साइन लगा दें तो ये रिकवर हो जाता है। ये चीज़ क्या है, u। तो u का जो एक्सप्रेशन है, जो कि हम अभी लॉग नेचुरल z के साथ इस तरह से कनेक्ट कर चुके हैं, वो बेसिकली मैं इस डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेल बाई डेल टी ऑफ f अपॉन टी और उसके साथ एक माइनस टी स्क्वायर, और इस डिफरेंशिएशन में v और n को कांस्टेंट रखना है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम करते हैं नॉर्मली, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पार्ट में टी के बजाय हमारा नेचुरल वेरिएबल, ज़्यादातर नेचुरल वेरिएबल नहीं बोलना चाहिए, जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं बीटा। ओके, कैनोनिकल एंसेम्बल में जब आप कंपटीशन भी करेंगे तो आप बीटा यूज़ करेंगे, तो बीटा पैरामीटर के टर्म में अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें तो ज़्यादा वो होगा। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को आप बीटा के टर्म में लिखें, बीटा से टी का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ साइड में कर रखा है, दिस वॉज नॉट नीडेड, यू मस्ट डू दिस फॉर योरसेल्फ, बट से ये एक्सप्रेशन ऐसा है, माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एफ अपॉन टी को अगर जी, एनी फंक्शन, सम फंक्शन जी, तो बीटा होता है 1 अपॉन के बी टी,
तो अगर यहाँ चेन रूल आप अप्लाई करें, ये जो डिफरेंशिएशन है डेल बाई डेल टी, इसकी जगह डेल बाई डेल बीटा ले आए और देन डेल बीटा बाई डेल टी का एक टर्म चाहिए। डेल बीटा बाई डेल टी आप यहाँ से इवेलुएट कर सकते हैं, 1/kb का फैक्टर होगा और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²। ये बाहर का t² और माइनस साइन इसके साथ कैंसिल, तो सिंपली 1/kb और डेल जी अपॉन डेल बीटा। तो ये सारा एक्सप्रेशन माइनस साइन और t² वगैरह सब कुछ कैंसिल होके सिंपली 1/kb डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा ऑफ दिस क्वांटिटी, g की जगह यहाँ f/t है, f/t कीपिंग v एन कांस्टेंट। ओके, u के अब आपको दो एक्सप्रेशन मिले, डेल बाई डेल बीटा ऑफ समथिंग एंड डेल बाई डेल बीटा ऑफ समथिंग। के भी कांस्टेंट है, इसको अंदर बाहर आप कहीं भी रख सकते हैं। तो u के दो एक्सप्रेशंस हैं, डेल बाई डेल बीटा के रेस्पेक्ट में दो डिफरेंशिएशन करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो माइनस लॉग एन जेड का डिफरेंशिएशन करो या f/kbt का डिफरेंशिएशन करो। तो बोथ दीज क्वांटिटीज़ मस्ट बी इक्वल, सेम डिफरेंशिएशन बीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी v और n को कांस्टेंट रखना है, यहाँ भी v और n को कांस्टेंट रखना है बस। तो इट मीन्स -lnz इज इक्वल टू f/kbt। ओके, यहाँ जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है बीटा के रेस्पेक्ट में दैट इज माइनस लॉग नेचुरल z, और यहाँ जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो रहा है दैट इज 1/kb f/kbt। और अगर आप इसे बीटा के टर्म में लिखे अगेन तो काम और भी सिंपल होता है, kbt 1/kbt इज अगेन बीटा टाइम्स f। तो माइनस लॉग नेचुरल z का कनेक्शन f के साथ इस्टेब्लिश हो चुका है। f सिंपली कितना है, ये बीटा का फैक्टर यहाँ ले आओ, माइनस लॉग नेचुरल z अपॉन बीटा। तो यही है रेसिपी, जिसे हम रेसिपी कहते हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्शन करना है तो आप सिस्टम का पहले z ऑब्टेन करें, z ऑब्टेन करके उससे आप f ऑब्टेन करें इस एक्सप्रेशन की मदद से। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन करें तो kbt यहाँ जाएगा, f इज इक्वल टू -kbt ln z। वो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है, पर उससे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है। ओके, बट f आप ऑब्टेन करेंगे और f जैसे ही आपका ऑब्टेन हुआ, f के का ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो f के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं, जिन चीज़ पे वो डिपेंड करता है, किस पे, n v और t पे। यहाँ से भी तो आपको f का एक्सप्रेशन n v और t डिपेंडेंट ही मिलेगा कैनोनिकल एंसेंबल में, z n v t डिपेंडेंट और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म भी t डिपेंडेंट। तो f आपका n v और t डिपेंडेंट होगा, तो उसके डिफरेंशिएशन n v और t के रेस्पेक्ट में किए जा सकते हैं, और वो करके आपको एंट्रोपी, प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। So this is what we are going to do. So this is called the recipe for the canonical ensemble. Canonical ensemble में जो हम कंपटीशन करते हैं वो H की मदद से करते हैं। ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जो कनेक्शन इस हमने इस्टेब्लिश करते हैं, ओमेगा का कनेक्शन S से, फिर S के पार्शियल डेरिवेटिव से। लेकिन कैनोनिकल एंसेंबल में हम Z कंप्यूट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स साइड में, और Z को कनेक्ट करते हैं F से। इसीलिए इसको हम एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म और इसको हेल्महोल्ट्ज फॉर्मुलिज्म भी कह सकते हैं। ओके, जो हमारा माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल है वो एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म के वाया रिलेटेड होता है, जबकि जो कैनोनिकल एंसेंबल है वो हेल्महोल्ट्ज फॉर्मुलिज्म। ओके, एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, कौन सा वाला, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज जो फॉर्मुलिज्म है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके बस, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, यहाँ से अगर आप f का एक्सप्रेशन लिखें, ओके, ये z का एक्सप्रेशन लिखे f के टर्म में, तो z इज इक्वल टू e⁻βf, लॉग की जगह अगर आप एक्सपोनेंशियल ले जाएं z हमने अभी तक इस तरह से डिफाइन किया है। z सारी एनर्जी स्टेट्स के ऊपर इस तरह का सम होता है, e⁻βe1 प्लस e⁻βe2 प्लस e⁻βe3। सारी एनर्जी लेवल्स के लिए कंट्रीब्यूशन लें, इस तरह के एक्सपोनेंशियल्स फिर ऐड करें, तब जो टर्म मिलता है वो z होता है। लेकिन अब यहाँ से z को देखने का एक दूसरा तरीका भी है। z बेसिकली e⁻βf, बल्कि ये z को देखने का तरीका नहीं, ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को देखने का एक तरीका है। एक सिंगल फैक्टर जिसको मैं बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव एक्सपोनेंशियल उसमें इंसर्ट करूँ, वो मुझे z दे दे, वो f है। ये और ये टर्म्स एक तरह के हैं, पर यहाँ समेशन है, सारी स्टेट्स के ऊपर इंडिविजुअल एनर्जीज इवनली, उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन एक्सपोनेंशिएट प्लस फिर दूसरी एनर्जी, तो f का ये रिलेशन है। एक तरह की ये एवरेजिंग है, ये वैसी एवरेजिंग नहीं है, मैं उस सेंस में इसे एवरेज नहीं कह रहा हूँ कि क्वांटिटीज़ ऐड की और किसी चीज़ से डिवाइड कर दिया, बट इट इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ एवरेजिंग। एक्सपोनेंशियल्स के टर्म में एवरेजिंग है, बट एफ की को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, एक सिंगल फैक्टर, आप इतने सारे फैक्टर्स के बजाय जिनको ऐड किया e⁻βe1 प्लस e⁻βe2, पूरे उस समेशन को आप एक सिंगल इसी तरह के फैक्टर से अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो बीटा की जगह तो बीटा ही आया, माइनस साइन वगैरह सब कुछ, बट वो सारी एनर्जीज इंडिविजुअल एनर्जीज के बजाय जस्ट जो नंबर आपको लेना है वो लेना है एफ। ओके, सो दिस इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। बट नाउ रिटर्निंग बैक,
हमारा जो f का एक्सप्रेशन है ये माइनस के बी टी में मल्टीप्लाई करूँगा, सो माइनस के बी टी लॉग नेचुरल z, माइनस के बी टी लॉग नेचुरल z, और z हमारा एन वी टी पे डिपेंड करता है। ओके, ये हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, बट यू कैन ऑलरेडी सी दिस z जो है जिस तरह से हमने डिफाइन किया है समेशन ई माइनस बीटा ई आई, बीटा टेम्परेचर डिपेंडेंट और एनर्जी जो है n और v की डिपेंडेंस वहाँ से आती है। तो ये तो कुल मिला के ये क्वान्टिटी n v और t की डिपेंडेंट है। तो f जो है एन वी टी डिपेंडेंट, और f जो कि u माइनस टी एस से रिलेटेड होता है उसका डिफरेंशियल जो है उसमें t का डिफरेंशियल, v का डिफरेंशियल और n का ही डिफरेंशियल आता है। नेचुरल वेरिएबल्स इसके टी, वी और एन ही है। तो इसको अगर हम इनके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, f का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करूँ तो माइनस एस ऑब्टेन होगा। तो s बेसिकली है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f रिस्पेक्ट टू t कीपिंग v एन एन कॉन्स्टेंट। ऐसे ही p होगा पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू v कीपिंग t एन एन कॉन्स्टेंट, एक माइनस साइन भी आएगा दिस। और सिमिलरली म्यू होगा पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू n कीपिंग t एन v कॉन्स्टेंट। आपको जो f मिला डिपेंडेंस एन वी टी पे है, ये उसके 3 पार्शियल डिफरेंशियल आप वेरी इजीली कर सकते हैं, आपको एस पी और म्यू मिल गया। सो यू हैव ऑब्टेन्ड द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। ओके, u निकालना है, u के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, पर उस ये माइनस डेल बीटा ऑफ लॉग नेचुरल z, जब आप z निकाल चुके हैं उसका लॉग नेचुरल, यहाँ भी लॉग नेचुरल z की जरूरत है, वहाँ भी लॉग नेचुरल z की जरूरत है दिस। ओके, से कुछ एग्जांपल्स इसके देखें, बाकी हम एक्सप्लिसिटली बाद में करेंगे किस तरह से ये फॉर्मूलेज में हम वर्क करते हैं। माना ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है, ओके, माइनस डेल एफ बाई डेल टी दिस। आप एफ की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ओके, तो एक्सप्रेशन एक्चुअली ये बनता है। इसको अगर आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, इस एक्सप्रेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, के भी बाहर आएगा और डिफरेंशियल होगा टी टाइम्स लॉग नेचुरल जेड का। टी टाइम्स लॉग नेचुरल जेड का आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्चुअली 2 टर्म जनरेट होते हैं, एक लॉग नेचुरल जेड और एक ये सेकंड टर्म जो है, मैं इस पर थोड़ा आपको कैलकुलेट करके आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगेन ये टर्म एक्चुअली इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है अगेन। ओके, एक्सप्लिसिट रिलेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसको चेन रूल से अगेन डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टी को आप बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें चेन रूल से, डेल बाई डेल बीटा और खुद डेल बीटा बाई डेल टी। तो अगर आप ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखते हैं ये जो सेकंड टर्म है ये एक्चुअली बीटा टाइम्स यू के बराबर है। ओके, तो एस का रिलेशन यू और इसके साथ भी, बट एक्सप्लिसिटली मतलब अगर आप याद रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, तरीका ये है आप एफ़ का एक्सप्रेशन याद रखेंगे, एफ़ का आपने निकाल दिया तो एफ़ के डिफरेंशियल्स करके बाकी क्वांटिटी। बट से आप और फास्ट होना चाहते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी है, तो आप एस का सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हैं। ओके, जैसे आपने एल जेड निकाला उसको टी से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में और के बी से। दूसरी क्वांटिटी जो कई बार इंटरेस्ट की होती है, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सॉलिड्स और लिक्विड्स के साथ तो स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर गैसेस में आपको पता है आप गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे रेज कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके हिसाब से उसकी 2 अलग अलग स्पेसिफिक हीट्स डिफाइन होती हैं। सीवी की स्पेसिफिकली बात करें, डी यू अपॉन डी टी, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करके टेम्परेचर कितना रेज हुआ है, या टेम्परेचर पर डिग्री टेम्परेचर रेज में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, दिस इज सी वी। सी वी इज डेल यू अपॉन डेल टी एट वी एन एन कॉन्स्टेंट। ओके, अब अगर हम इस फॉर्मूले से आए तो u है हमारा f प्लस टी एस, तो डेल बाई डेल टी ऑफ f प्लस टी एस कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट। यहाँ आपके 3 डिफरेंशियल बनेंगे, एक f का t के रेस्पेक्ट में, एक बार t का डिफरेंशियल होगा तो s बचेगा, दूसरी बार t टाइम्स डेल एस ओवर डेल टी कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट। लेकिन आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, f का डिफरेंशियल पार्शियल t के रेस्पेक्ट में कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट, f का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये टर्म एक्चुअली माइनस एस है और एक s हमें मिल रहा है, दिस कैंसल्स आउट। तो सी वी इज सिंपली दिस, और अगेन आप s की वैल्यू को फिर से यहाँ रिटर्न कर दें, s का ये वाला एक्सप्रेशन जो कि f के टर्म में है, f का पार्शियल डिफरेंशियल, इसको आप फिर से यहाँ पुट कर दें। s बेसिकली क्या है, f का पार्शियल डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में अपार्ट फ्रॉम माइनस साइन एंड वट एवर इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट, और यहाँ खुद s का एक और डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में है, तो f का डबल डिफरेंशियल डायरेक्टली। इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, सी वी जो है, अगर आपने f ऑब्टेन कर लिया है सिस्टम का, तो उस सिस्टम का जो सी वी है स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपली f का 2 बार डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में कीजिए कीपिंग वी एन एन कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाई t एंड अटैच अ माइनस साइन, दिस इज सी वी। ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स कि हाउ वी प्रोसीड टू कैलकुलेट अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। ओके, तो द कनेक्शन इज़ वाया f, आप z ऑब्टेन करेंगे, z से उसका लॉग नेचुरल लेके f
और F से बाकी क्वांटिटीज़। स्पेसिफिकली अगर इंटरनल एनर्जी चाहिए, इंटरनल एनर्जी अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लॉग नेचुरल जेड का डिफरेंशियल सिंपली बीटा के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप पे और तरीके भी हैं, अगर आप इसी रेसिपी से फॉलो कर रहे हैं तो रिमेंबर F और U में कनेक्शन है, ये वाला F आप निकाल चुके हैं, ठीक है। टी तो आपको इनिशियली आपका कॉनिकल एंसेंबल में सिस्टम है, उसका टी आपको दे रखा होगा, किस टेम्परेचर पर फिक्स किया, टी फिक्स्ड है। एस आपने यहाँ से निकाल लिया, तो उसको इधर ऐड करें F प्लस टी एस, आप U ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं, पर U के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है ये, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन, बट अदरवाइज केवल फॉर्मुलिज्म की बात करें, फॉर्मुलिज्म में मुझे केवल F निकालना है, F निकाल लिया, बाकी उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स और बाकी जो नॉर्मल थर्मोडायनामिक के रिलेशंस होते हैं अलग अलग पोटेंशियल्स और उसके बीच, और अलग अलग जो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के, उससे आप बाकी क्वांटिटीज़ कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। सो यू कैन सी दिस। गिब्स फ्री एनर्जी भी आप सिस्टम की कंप्यूट कर सकते हैं, ये मैं एक स्पेसिफिक रीजन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल छुपा हुआ है एक्चुअली। गिब्स फ्री एनर्जी ये होता है, ये भी इंटरनल एनर्जी का एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट उस पर 2 लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशंस किए जाते हैं सक्सेसिवली, तो ये एक्सप्रेशन ये है, बट ओके। और अगर आप उसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से रिलेट करें तो F प्लस पी। अब F को मैंने ऐसे ही रहने दिया, P का एक्सप्रेशन मैंने F के टर्म में, डेरिवेटिव के टर्म में ये वाला सब्स्टिट्यूट किया, तो ये एक्सप्रेशन को मैंने ये लिखा है। बट यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टर्म में इसको अब इसके बराबर लिखा है। ये कहाँ से आया, दिस आई लीव एज अ क्वेश्चन टू यू। इनफैक्ट मैं आपको इसका आंसर भी देने वाला हूँ दूसरी सेटिंग में, लेकिन ये आप खुद कीजिए, ओके। और ये क्वांटिटी जो है ये म्यू टाइम्स एन के बराबर होती है। सो इफ़ यू हैव गॉट द बुक बाय पाथारिया ने इसे एक प्रॉब्लम की तरह दिया है, बट मैं जो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ उससे आप डेफिनेटली इसे बड़े आराम से कर पाएंगे। द पॉइंट इज़ ये सारी कैलकुलेशन का नोशन ये है, हमने यहाँ पे कैनोनिकल एंसेंबल से ये एक्सप्रेशन यूज़ किया, P का ये एक्सप्रेशन। उसके बाद बाकी आप जिस भी तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको G और म्यू एन के बीच रिलेशन मिलता है। ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, म्यू जो क्वांटिटी है उसको एक समझने का कुछ तरीका यहाँ से आपको मिलता है। G जो है म्यू एन, तो म्यू जो है G अपॉन एन, द गिव्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। केमिकल पोटेंशियल जो है उसकी एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं, द गिव्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। केमिकल पोटेंशियल हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे थे शायद कि वो डी के साथ म्यू डी एन टाइप का टर्म लेके आता है, मतलब एक एक पार्टिकल ऐड करने पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज हो रहा है वो म्यू होता है, ओके। लेकिन अब आप इसे एक दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी सिस्टम के लिए गिब्स केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, इट्स द गिब्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल, ओके दिस। बट ये इस्टेब्लिश कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा सी मैं आपको प्लीज अगेन रेफ़र करूंगा, पहले तो प्रोफेसर बालकृष्णन के किसी भी कोर्स के सारे लेक्चर्स, बट स्पेसिफिकली मैं अगर स्टैट मैक की बात करूं तो उनके जो क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज़ के लेक्चर्स हैं उसमें अराउंड लेक्चर्स 20 से 25 तक स्टैट मैक के इर्द गिर्द डील करते हैं। तो उसमें जो लेक्चर 23 है उसमें आपको डिस्कशन मिलेगा, ओके। डिस्कशन बेसिकली सेंटर्ड अराउंड दिस टॉपिक। यू जो होता है SVN का फंक्शन है, ये तो हम यू बात कर ही रहे हैं, पर एक्चुअली ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 होता है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, से f(x,y,z) का फंक्शन है, केवल 3 वेरिएबल, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। माना f(x,y,z) का फंक्शन है, अगर मैं इन तीनों वेरिएबल्स को स्केल करूं, माना लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, और तब मैं f की वैल्यू पे फ़र्क देखूं, f(x,y,z) पे डिपेंड करता है, और x,y,z को मैंने लैम्डा गुना कर दिया, तीनों को बराबर स्केलिंग की है, तो अगर f का नेचर ऐसा है कि f पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो लैम्डा टाइम्स r इंटू f(x,y,z), जितना वो पहले था जब तक स्केलिंग नहीं की थी उसके साथ इतना फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा स्केलिंग फैक्टर लेकिन उसकी पावर r, तो हम कहते हैं लैम्डा जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, लैम्डा नहीं, f जो है वो x,y,z का होमोजीनियस फंक्शन है, पर उसकी डिग्री है r, ओके। से r बराबर 2 है किसी केस में लैम्डा स्क्वायर, तो आप बोलेंगे f जो है वो इसका वो है होमोजेनियस फंक्शन है, पर ऑफ जो एक एग्जांपल है फॉर सिंप्लिसिटी, अगेन शायद प्रोफेसर बालकृष्णन ने भी यही एग्जांपल लिया है। माना ये आप इस फंक्शन को देखें, ये x,y,z का फंक्शन है, अगर आप x को लैम्डा की जगह लैम्डा x रख दें, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 2.7 एनी स्केल फैक्टर, x को भी ऐसी स्केल करें, y को भी ऐसी स्केल करें, और z को भी ऐसी स्केल करें, तो आप देखेंगे यहाँ x स्क्वायर है, तो हर x अपने साथ एक लैम्डा लाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर का फैक्टर यहाँ भी आएगा, x इंटू वाई, x और y दोनों अपने साथ लैम्डा का फैक्टर ला रहे हैं स्केलिंग में, लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी आएगा, और z के साथ भी लैम्डा का वो है। जिस तरह से मैंने फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि अगर x, y, z तीनों को लैम्डा से स्केल करें तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है
अगर x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y और z की जगह लैम्डा z रख दें तो ये फंक्शन अपनी ओरिजिनल वैल्यू का लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन है XYZ का, लेकिन डिग्री 2 का। ओके, तो पॉइंट ये है u जो है SVN का फंक्शन तो होता है, पर पहली चीज़ इसका होमोजीनियस फंक्शन होता है, और होमोजीनियस फंक्शन भी ये डिग्री 1 का होता है। ओके, इनफैक्ट ये चीज़ हम एक दूसरी तरह से कहते आए हैं जिसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पर एक्सटेंसिव में हम स्केल फैक्टर की हमने बात नहीं की थी, बट एक्सटेंसिव सिस्टम का साइज दुगना हो गया, एंट्रोपी दुगनी हो गई, वॉल्यूम दुगना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दुगने हो गए, तो इंटरनल एनर्जी भी दुगनी हो जाती है। ओके, तो उस चीज़ को मैथमेटिकली और एक्सप्लिसिट करें तो u जो है वो SVN का होमोजीनियस फंक्शन तो है ही, लेकिन दैट इज़ ऑफ डिग्री 1। और अगर मैथमेटिकली कोई f अगर होमोजीनियस फंक्शन है XYZ का फॉर एग्जांपल ऑफ डिग्री r, तो ये रिलेशन होल्ड करता है x इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स। यहाँ इंप्लाइड है जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y और z कांस्टेंट है, प्लस y इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड। आपको फिर से f मिलता है, लेकिन वो r से मल्टीप्लाइड होता है। r मतलब डिग्री, कौन सी डिग्री का फंक्शन है। तो अगर स्पेसिफिकली इस रिजल्ट को हम u के लिए यूज़ करें, ओके, u SVN पे डिपेंड करता है, ठीक है, f की जगह s है, f की जगह u है, सॉरी, डिपेंडेंस SVN पे है। SVN को आप स्केल करेंगे, सबको दुगना कर देंगे तो u भी दुगना हो जाता है, 2 का फैक्टर आता है, 3 गुना कर देंगे 3 गुना, मतलब r की वैल्यू 1 है। तो u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ SVN ऑफ डिग्री n, डिग्री 1। तो अगर मैं वहाँ पे इस वाले रिजल्ट को यूज़ करूँ, f की जगह u रखूँ और XYZ की जगह SVN रखूँ, तो राइट हैंड साइड में r की जगह मुझे 1 रखना है, तो द रिजल्ट आई ऑब्टेन इज दिस। इसे आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमें शो करते हैं कि SVN को डबल करें तो u भी डबल हो जाता है, SVN को ट्रिपल करें तीनों को तो u भी ट्रिपल हो जाता है। तो थिंक ऑफ दिस एज एन एक्सपेरिमेंटल इनपुट फॉर नॉर्मल थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। तो फिर जो हमारी वो कैलकुलस का रिजल्ट है वो ये r की जगह 1 है इस समय। और थर्मोडायनेमिक्स से अगेन रिमेंबर u का एक्सप्रेशन s v और n के टर्म में ये है। यहाँ जो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है u का s के रिस्पेक्ट में कीपिंग v n कांस्टेंट, u का v के रिस्पेक्ट में s n कांस्टेंट, इनकी वैल्यू आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। u का पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में कीपिंग v n कांस्टेंट इज t, एंड सिमिलरली दूसरा माइनस p और तीसरा ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई गेट, इसको आप ज़रा इससे कंपेयर करें। ये चीज़ तो हम बार बार यूज़ करते आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स इसी से डेवलप करते हैं हम, यहीं फर्स्ट और सेकंड लॉ, इसेंशियली पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी में कंटेंट होती है। इसी के अलग अलग फॉर्मूले, एंट्रोपी फॉर्मूले कर दिया, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बट इसेंशियली ये थर्मोडायनेमिक्स है। पर यहाँ आप जिस चीज़ से डील कर रहे हैं ये यू का चेंज है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज एंट्रोपी के चेंज और वॉल्यूम के चेंज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली इससे डील करते हैं। ये एक्सप्रेशन ये u की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, किसी स्टेट में u की वैल्यू कितनी है, उस स्टेट में t इंटू टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी की वैल्यू माइनस दिस इंटू, ये u की एब्सोल्यूट वैल्यू है, चेंज नहीं है, ये u की वैल्यू है, ये चेंज है दिस। ओके, किसी जनरल सिस्टम के लिए आप ये ना सोचें कि हाँ यहाँ से डिफरेंशियल हट गया तो यहाँ से भी डिफरेंशियल हट गया, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। ये इनपुट इसमें ज़रूरी था, दिस इज वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट कि u जो है वो SVN का होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। ओके, तो उससे ये रिजल्ट ऑप्टेन होता है। तो यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिक्स आपके लिए छोड़ी है, इनफैक्ट इसमें भी यही इनपुट एक जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन होता है, और अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनका होमोजीनियस फंक्शन होता है, इस सिस्टम साइज़ के साथ स्केल करता है। ओके, दिस तो उसके हिसाब से ज़रा आप देखिए। ओके, किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। सो यू कैन ऑब्टेन अ सिमिलर रिजल्ट, ठीक है। दिस इनफैक्ट अगर मैंने ये ऑब्टेन कर लिया, मैं जो ये मेजर जो आपको यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता था g बराबर म्यू एन, वो तो मैं इस्टेब्लिश वैसे भी कर चुका हूँ। u बराबर अगर इतना है तो f होता है u माइनस टी एस। इनफैक्ट मैं f के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, u की जगह अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँ तो उसमें से टी एस वाला टर्म कैंसिल होगा ये, और अगर मैं g का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करूँ, g होता है u के दो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्लस पी वी एक माइनस टी एस ऐड करके। तो अगर मैं पी वी और टी एस इसमें ऐड करूँ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो g बराबर सिंपली म्यू एन। तो इनफैक्ट ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व कर चुका हूँ, बट द वे आई एम गिविंग यू एज अ प्रॉब्लम इज़, आप गिब्स फंक्शन को, गिब्स फ्री एनर्जी को वो ट्रीट करते हुए, या f को भी
अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स का होमोजेनियस फंक्शन ट्रीट करते हुए यहाँ से यहाँ अराइव कीजिए और फिर ये शो कीजिए ये क्वांटिटी इसके बराबर होती है। ओके, सो दिस इज अनदर क्वांटिटी दैट माइट बी यूजफुल। अगर आप किसी को केमिकल पोटेंशियल किसी सिस्टम का कंप्यूट करना है और गिब्स फ्री एनर्जी आपने इंटरमीडिएट कहीं पे कैलकुलेट कर रखी है, तो आपको किसी और लॉन्ग मेथड से अगेन म्यू निकालने की जरूरत नहीं है। Divide the Gibbs free energy of the system by the number of particles in the system and you simply get the Gibbs free energy. So these are certain applications. Explicit application अभी हम करेंगे कैनोनिकल एंसेम्बल में, हम आइडल गैस को ट्रीट करेंगे और कुछ और सिस्टम्स के लिए प्रॉब्ली पैरामैग्नेटिज्म वगैरह को देखते हैं, अगर कर सके तो वी विल ट्रीट दो सिस्टम्स। बट आइडिया ये है, यहाँ पे हम रेसिपी को जनरेट करना चाह रहे थे, तो रेसिपी ये रही। Z निकालेंगे सिस्टम का, पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, फिर उससे F निकालेंगे और फिर F के पार्शियल डेरिवेटिव्स और बाकी फिर जो नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स होती है वो करके हम बाकी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। So this is what we are going to do for the canonical ensemble, and with that I would like to end this lecture. So thank you everybody.